नमस्कार। विधिक रक्षा में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जो लोग आज इस वीडियो में आए हैं उन्हें मैं बता दूं, हमारी एक सीरीज चल रही है जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर, और उस सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आप आज इस चैनल पे आए हैं तो हमारे पिछले वीडियोस को देखें, उसी को देखने के बाद आप इस वीडियो से कनेक्ट कर पाएंगे, क्योंकि पिछले दो वीडियो में मैंने बहुत सारी डिटेल्स आपको पहले ही बता दी है। पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को बताया था कि कंपनी कैसे इस देश पर रूल करना शुरू करती है और कैसे उसका शासन पूरे देश में फैलता है, कैसे वो अपना सिस्टम जो है इस्टेब्लिश करती जाती है। आज के वीडियो की शुरुआत हम वहीं से करेंगे जहां पे हमने अपने पिछले वीडियो को खत्म किया था। पिछले वीडियो में एंड में मैंने बताया था कि 1857 की क्रांति जो है, जब कंपनी का रूल हमारे देश में चल रहा था, वहां से शुरू होती है और पहली बार भारत को स्वतंत्र करने की बात वहां से शुरू होती है 1857 से, ये हम सभी जानते हैं। तो जब 1857 की क्रांति शुरू हुई, उसके बाद ब्रिटिश पार्लियामेंट ने द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाने की वजह भी मैं आपको बताता हूं। जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसने जब पिट्स इंडिया एक्ट लाया तो उसमें डुअल गवर्नमेंट की शुरुआत की गई, लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट का जो ऑब्जेक्टिव था वो बुरी तरह से फेल होता है। जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया था कंपनी के अफेयर्स पे अपना नियंत्रण करने के लिए, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपना नियंत्रण कंपनी के ऊपर करने में बुरी तरह से फेल होता है और इसका रिजल्ट क्या होता है कि कंपनी जो है यहाँ की शासन सत्ता के प्रति और भी ज्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है। यानी कि कंपनी पहले ही बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल काम करती थी, लेकिन जब ये घटना घटती है और पिट्स इंडिया एक्ट फेल होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स फेल होते हैं, तो कंपनी और भी ज्यादा इरेगुलर हो जाती है। इसीलिए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, यहाँ की सिचुएशन को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 एक्ट के तहत जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, इन दोनों की पावर को समाप्त कर दिया जाता है और एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटिश क्राउन द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो भी पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की थी, उन सारी पावर्स को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाता है और यहां से जो कंपनी का रूल था उसके अंत की शुरुआत होती है। यानी कि कंपनी यहां से बुरी तरह से कमजोर कर दी जाती है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। और इसके बाद क्या होता है कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहता है, उसके असिस्टेंट्स में 15 काउंसिल्स का भी वहां पे नियुक्ति की जाती है। 15 काउंसिल्स में से 8 मेंबर्स क्राउन द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि इंग्लैंड के किंग द्वारा चुने जाते हैं, और बाकी के जो 7 मेंबर्स थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा चुने जाते हैं पहली बार में। यानी कि जब काउंसिल बनता है तो पहला जो चयन होता है उसमें से 8 मेंबर्स को ब्रिटिश क्राउन चुनता है और बाकी के 7 मेंबर्स को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुनते हैं। और 15 मेंबर्स का एक काउंसिल बनता है जिसको काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है, और इस काउंसिल ऑफ इंडिया का जो हेड होता है वो वही जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मैंने बताया, उसी को इसका प्रेसिडेंट बनाया जाता है। यानी कि जो ये 15 लोगों का, 15 सदस्यों का काउंसिल हुआ करता था, ये 15 सदस्यों का काउंसिल का जो मुखिया था वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही सारी पावर्स दी गई थी, यानी कि ब्रिटिश किंग की जो पावर थी वो इंडिया में रूल करने की पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को दी जाती है। बाकी के जो 15 मेंबर अलग से थे, काउंसिल मेंबर्स जो थे,
काउंसिल मेंबर्स की कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ एक सजेशन के लिए रखी गई बॉडी थी, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ सलाहकार समिति के रूप में काम करती थी। बाकी जो भी डिसीजन होता था वो लेने की पावर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लागू किया जाता है और इसका एक शाही उद्घोष किया जाता है, यानी कि जैसे आज के समय में गजट कराया जाता है, उसके बाद कोई एक्ट को माना जाता है कि हाँ ये इन्फोर्स हो गया है, उसी तरह से शाही उद्घोष किया जाता है। और उस शाही उद्घोष में यह बताया जाता है कि अब से इंडिया में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूल करेंगे, उनके काउंसिल मेंबर्स होंगे और यही सारी चीजें उसमें बताई जाती हैं। और इसी उद्घोष के साथ ही कंपनी का अंत जो है ऑफिशियली हो जाता है। यहां से कंपनी के रूल का अंत होता है और यहां से ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली इंडिया में रूल करना शुरू करता है। अभी तक जो ब्रिटिशर्स का रूल था वो इंडिया में कंपनी के थ्रू होता था, लेकिन अब बीच से एक तरह से बिचौलिए का काम करती थी कंपनी। अब बीच से कंपनी को हटा दिया गया और अब किंग का रूल डायरेक्ट यहाँ इंडिया में चलना शुरू होता है। यहाँ से ये कह सकते हैं कि एक एरा की समाप्ति होती है। एक एरा ऐसी थी कंपनी के रूल की जिसकी समाप्ति यहाँ पे होती है और एक नई एरा की शुरुआत होती है जो ब्रिटिश क्राउन द्वारा डायरेक्ट हमारे यहाँ पे क्या कहते हैं रूल करना शुरू करती है। ब्रिटिश क्राउन का रूल डायरेक्ट इंडिया पर यहाँ से शुरू होता है जब एक शाही उद्घोष होता है और उस शाही उद्घोष में कंपनी की जो गवर्नमेंट थी उसके ट्रांसफर का उद्घोष किया जाता है कि आज से कंपनी की गवर्नमेंट का ट्रांसफर ब्रिटिश क्राउन को कर दिया गया है और ब्रिटिश क्राउन की जो सारी पावर्स थी वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में समाहित की गई थी और यहां से कंपनी के रूल का अंत होता है। इसके बाद बात आती है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 की। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 काफी बेसिक इंपॉर्टेंस का एक्ट माना जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 क्या करता है कि जो काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल था, जैसे मैंने काउंसिल अभी आपको बताया 15 मेंबर्स का था, उसकी जो पावर्स थी उसको इंक्रीज करने का काम करता है। ये एक्ट ऐसा एक्ट था जो हमारा करंट सिस्टम चल रहा है उसका जो कंप्लीट फ्रेमवर्क था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कंप्लीट फ्रेमवर्क था वो इसी एक्ट द्वारा लिया जाता है। जैसे कि हमारे यहाँ भी है कि प्रधानमंत्री हैं, उनके जो मंत्री लोग हैं वही इस देश की पूरी शासन सत्ता को संभालते हैं। उसी तरह से काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल हुआ करते थे उस समय में और काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल को ये पावर्स थी कि वो रूल्स बनाएंगे, ऑर्डिनेंसेस बनाएंगे और उन रूल्स को आम जनमानस पर पूरे देश में लागू करेंगे। इसके लिए क्या किया जाता है कि कुछ एडिशनल मेंबर्स को काउंसिल में ऐड करने की अनुमति दी जाती है जो जिनकी संख्या 6 मिनिमम 6 और मैक्सिमम 12 तक की हो सकती थी। इस एक्ट द्वारा क्या किया गया कि जो प्रोविंसेस थे, प्रेसिडेंसीज थी, उनको भी लेजिस्लेटिव पावर्स कुछ दी गई। उन लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या होता है कि उनको पावर दी गई कि आप अपने लोकल एरिया के लिए लॉज बना सकते हैं और उन लॉज को इम्प्लीमेंट भी करा सकते हैं वहां पे, लेकिन उसमें शर्त यही थी कि जो गवर्नर जनरल था उसके कंसेंट के बिना कोई भी बिल पास नहीं हो सकता था। यानी कि गवर्नर जनरल जो था उसको एक प्रकार से सुप्रीम अथॉरिटी बनाया जाता है और उस अथॉरिटी के ऑथराइजेशन के बिना वहां पे कोई भी एक्ट लागू नहीं किया जा सकता है। यानी कि जो सुप्रीम पावर थी वो गवर्नर जनरल के पास थी।
गवर्नर जनरल के पास वीटो पावर्स भी कई सारी दी गई। गवर्नर जनरल के पास क्या था कि गवर्नर जनरल चाहे तो वो जो प्रेसिडेंसीज थी या अदर टेरिटरीज थी, उन सब की जो लिमिट्स थी, यानी कि उनकी सीमाओं को अगर वो चाहे तो वो घटा बढ़ा सकता है अपने मन के मुताबिक। इसी तरह से जो सेंट्रल एक्ट पास होते थे, जैसे कि एक सेंट्रल एक्ट पास होता था जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हुआ करता था, यानी कि गवर्नर जनरल, उसके और उसके काउंसिल द्वारा जो एक्ट्स पास होते थे वो तो सारी प्रेसिडेंसीज पर लागू होते थे। और जो प्रेसिडेंसीज को लेजिस्लेटिव पावर दी गई उसमें यह पावर नहीं थी कि जो सेंट्रल एक्ट है उसको आप अमेंड कर सके, जैसा कि अभी भी है कि जो सेंट्रल एक्ट है उसको जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको अमेंड नहीं कर सकती है। इस चीज की शुरुआत वहां से होती है 1861 में इस एक्ट द्वारा। जो इस एक्ट का दौर था 1861 से लेके 1892 तक कह सकते हैं। इस दौर में क्या होता है कि जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी भारत की वो काफी एक्सप्लोजिव थी, मतलब बहुत सारा तनाव था। स्वतंत्रता आंदोलन काफी जोरों से बढ़ता जा रहा था धीरे धीरे, जिसकी वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसको और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बहुत सारे आजादी के लिए लड़ने वाले लोग थे, यहाँ पे क्रांतिकारी थे, उनसे भी निपटना था और बाकी जो चैलेंजेस थे उनसे भी उनको निपटना होता था। तो इसलिए बहुत सारी दिक्कतें आई और यही वो पीरियड था जिसने इंडियन नेशनल कांग्रेस को जन्म दिया। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होती है और इंडियन नेशनल कांग्रेस स्थापना के बाद अपने पहले ही सेशन में, जब उसका पहला सेशन होता है, उसी में एक रेजोल्यूशन लाती है और उस रेजोल्यूशन के द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस जो करंट सिस्टम इस कंट्री में चल रहा था उसके प्रति एक गहरा जो है असंतोष व्यक्त करती है कि जो ये सिस्टम है कि काउंसिल मेंबर्स तो हैं लेकिन वो एडवाइजरी की तरह काम करते हैं, उनकी कोई पावर्स नहीं है। तो इन सब का विरोध कांग्रेस ने किया और एक प्रस्ताव भिजवाया गया। उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड डफरिन थे, उन्होंने भी इस चीज को महसूस किया कि अब समय आ गया है कि जो कांग्रेस की डिमांड है, उसकी डिमांड में क्या क्या था वो मैं बताता हूं आपको। कांग्रेस की प्रमुख डिमांड्स में ये था कि कांग्रेस पहले तो काउंसिल मेंबर्स का जो नंबर था उसको बढ़ाना चाहती थी और उन नंबर्स के बढ़ने के साथ साथ वो चाहती थी कि उनकी पावर्स भी कुछ बढ़े, क्योंकि एक एडवाइजरी बोर्ड की तरह काउंसिल काम करता था और उसके पास कोई पावर नहीं थी। जो गवर्नर जनरल था अगर वो चाहे तो उनकी बात सुने, अदरवाइज वो नजरअंदाज भी कर देता था। तो इसकी वजह से कांग्रेस ने ये डिमांड रखी कि जो काउंसिल मेंबर्स हैं उनकी संख्या भी बढ़ाई जाए, उसमें जो इंडियंस हैं उनका पार्टिसिपेशन भी बढ़ाया जाए और साथ ही साथ उस काउंसिल की पावर भी बढ़ाई जाए, नहीं तो नंबर्स में रहने का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। इस बात को जो करंट वायसराय थे लॉर्ड डफरिन, उन्होंने महसूस किया कि हाँ अब समय आ गया है कि कांग्रेस की जो बातें हैं उसको माना जाए, उसकी शर्तों पर भी ध्यान दिया जाए। इसीलिए उन्होंने एक प्रस्ताव भिजवाया ब्रिटिश पार्लियामेंट को। उस पार्लियामेंट में ये बिल पेश हुआ और 2 साल के लंबे समय के बाद ये बिल 1892 में पास होता है। यही हमारा एक्ट है जिसकी हम चर्चा करेंगे। इस एक्ट में क्या होता है, इस एक्ट की 3 सबसे बड़ी अचीवमेंट्स थी, जिनमें पहला था कि जो काउंसिल मेंबर्स थे उनकी संख्या को बढ़ाने का काम इस एक्ट द्वारा किया गया। जो सेंट्रल काउंसिल था और जो प्रोविंशियल काउंसिल थे, उन दोनों के मेंबर्स की संख्या को बढ़ाने का काम सबसे पहले इस एक्ट द्वारा किया गया। दूसरा बड़ा काम ये था कि इलेक्टोरियल सिस्टम, जो इलेक्शन का सिस्टम है, उसको आंशिक रूप से ही लागू किया गया इसमें, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम की यहां से शुरुआत होती है, उसको लागू किया गया। और
साथ ही जो काउंसिल मेंबर्स थे उनकी पावर को भी इसी एक्ट द्वारा बढ़ाने का काम किया गया। यानी कि ये तीन चीजें, मेंबर्स की संख्या बढ़ाना, इलेक्टोरल सिस्टम पार्शियली लाना, और तीसरा कि उनकी पावर्स को, काउंसिल मेंबर्स की पावर को बढ़ाना, ये तीन बड़े काम इसके द्वारा किए गए। इसमें क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नर का काउंसिल था उसकी संख्या मिनिमम, उसके जो मेंबर्स थे उसकी संख्या मिनिमम 10 और मैक्सिमम 16 तक की हो सकती थी। इसी के साथ ही जो प्रोविंसेस थे, प्रोविंसेस में अलग अलग संख्या रखी गई मिनिमम और मैक्सिमम की, जिसमें बॉम्बे और मद्रास के लिए मिनिमम संख्या 8 और मैक्सिमम 20 मेंबर्स की रखी गई। बंगाल में ये संख्या फिक्स 20 पे रखी गई, यानी कि 20 पे रखी गई। और जो नॉर्थ ईस्ट प्रोविंसेस थे या अवध प्रोविंस था उसमें मेंबर्स की संख्या 15 रखी गई। तो इस तरह से जो मेंबर्स की संख्या थी उसको इस एक्ट द्वारा बढ़ाया जाता है। इसके साथ ही मैं कुछ डिफेक्ट्स भी बताता हूं इस एक्ट के। जैसे कि इस एक्ट के द्वारा मैंने बताया कि इलेक्टोरल सिस्टम को पार्शियली लागू किया गया, लेकिन पार्शियली लागू करने में क्या था कि जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसका कोई मापदंड नहीं बनाया गया, और जिसकी वजह से उसमें बहुत सारे डिफेक्ट्स इलेक्शन के टाइम पे आने लगे। तो पहला तो ये हो गया। दूसरा क्या था कि जो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की संकल्पना इस एक्ट द्वारा की गई, उसमें क्या हुआ कि जो रिप्रेजेंटेशन था, कुछ मेंबर्स का पावर ज्यादा हो जाता था, कुछ मेंबर्स का रिप्रेजेंटेशन उसमें इंपॉर्टेंस रखता था, तो कुछ के हाथ में कुछ भी नहीं आता था। जैसे कि जो उसमें 6 रिप्रेजेंटेटिव्स को रखा गया वो यूरोपियन मर्चेंट्स को दे दिया गया, और जो इंडियन मर्चेंट्स थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं आता है। इसी के साथ ही जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसके मेंबर्स की जो पावर थी वो काफी लिमिटेड रह गई। फिर से उसमें क्या हुआ कि जो मेंबर्स थे उनको यह तक पावर नहीं थी कि वो बजट के बारे में डिस्कस कर सकें। जो बजट जो है, जैसे कि अभी बजट पेश होता है तो उस पे देखिए सारे लोग डिस्कस करते हैं, उस समय पे ऐसा नहीं था। लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स थे वो बजट पर कोई भी डिस्कशन नहीं कर सकते थे। तो ये सारे उसमें डिफेक्ट्स थे जो कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डिमांड थी उसको पूरी तरह से फुलफिल करने में बुरी तरह से फेल होते हैं। कुछ तो उसको मान सकते हैं कि कुछ उसकी शर्तें मानी गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा होता है कि मानकर भी उसकी शर्तें पूरी नहीं हुई, क्योंकि पावर्स लिमिटेड हो गई काउंसिल्स की, और वो कोई भी डिस्कशन उस पर कर नहीं पाते थे। इंडियन जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी संख्या बहुत ही कम रह गई, जिसकी वजह से ना के बराबर रह गई, मर्चेंट्स थे ही नहीं उसमें। इसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतें आती गई है। यही वजह बनती है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट को इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 लाने की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जानते हैं। द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से जाना जाता है। उसकी वजह ये है कि उस समय पे जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड मॉर्ले थे, और जो वायसराय थे वो लॉर्ड मिंटो थे। तो इन्हीं दोनों के नाम पे इसका नाम रखा गया। इसमें क्या होता है कि जो काउंसिल मेंबर्स की संख्या को 16 किया गया था पिछले एक्ट द्वारा, उस संख्या को सेंट्रल और प्रोविंसेस दोनों के काउंसिल मेंबर्स की संख्या को 60 तक की अनुमति दी जाती है, यानी कि 60 मेंबर्स को किया जाता है। संख्या काउंसिल मेंबर्स की यहां से बढ़ जाती है, और इसी के साथ साथ जो काउंसिल मेंबर्स की पावर थी उसको भी पूरी तरह से इंक्रीज किया जाता है। यानी कि जो करंट सिस्टम चल रहा है हमारा करेंटली, जैसे काउंसिल मेंबर्स की पावर है कि वो किसी भी मुद्दे पर जो है डिस्कस कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं पार्लियामेंट में,
ये पावर उस समय के काउंसिल को यहां से दी जाती है, इस एक्ट द्वारा 1909 के इस एक्ट द्वारा दी जाती है कि जो काउंसिल मेंबर्स होंगे वो पार्लियामेंट में आने वाले किसी भी मैटर पर डिस्कस कर सकते हैं और उस चर्चा के दौरान जो भी बातें निकलेंगी वो तो अपना डिसीजन बाद में लिया जाएगा, लेकिन यहां से सबसे बड़ा काम यही होता है कि काउंसिल मेंबर्स का नंबर बढ़ता है और साथ ही साथ काउंसिल मेंबर्स की पावर भी बढ़ती है कि वो जो भी मैटर्स हैं उस पर डिस्कस कर सकते हैं। और इसी के साथ ही एक लेकिन इसमें भी डिफेक्ट रह जाता है, काउंसिल मेंबर्स को किसी भी मैटर पर डिस्कस करने की पावर दी जाती है, उनको कोई भी रेजोल्यूशन लाने की भी पावर दे दी जाती है, लेकिन काउंसिल मेंबर्स को वोटिंग पावर यहां पर भी नहीं दी जाती है। तो इसी के साथ हमारा आज का चैप्टर यहीं पे हम विराम देते हैं इसको। आज के वीडियो में मैंने आपको बताया कि कैसे कंपनी का रूल ट्रांसफर होता है ब्रिटिश क्राउन को। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद पार्ट 4 और पार्ट 5 ये दो और इम्पोर्टेंट पार्ट्स आने हैं, जिसमें से पार्ट 4 काफी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। साथ ही मेरा एक निवेदन आप सभी से कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, उनको शेयर करें ताकि उनकी भी जानकारी बढ़ सके और मेरा भी हौसला आपके द्वारा बढ़ाया जा सके। और आप इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि हमारे वीडियोस की जो रीच है वो मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके और ज्यादा से ज्यादा जो लॉ स्टूडेंट्स हैं इसका लाभ उठा सकें। जो विधिक रक्षा का एक मोटिव है वो मोटिव सफल हो सके। वो मोटिव तभी सफल हो सकता है जब आपका एक सकारात्मक सहयोग मुझे मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी इन वीडियोस को शेयर करेंगे और अपने जानने वालों को, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने क्लासमेट्स को इस चैनल तक पहुंचाएंगे, इस चैनल के वीडियोस उन तक पहुंचाएंगे और विधिक रक्षा से उन्हें जोड़ेंगे। मेरा निवेदन यही है कि आप सभी विधिक रक्षा का जो मोटिव है उसको पूर्ण करने में आप सभी लोग अपना सहयोग प्रदान करें। तो मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।